हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है इको का। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, जिसे हम हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में चाहे सामान के आने जाने की बात हो या सर्विसेज की। तो एज कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। इसका मतलब क्या है? अभी धीरे धीरे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट मॉडल डिजिटल कैमरा के हों, चाहे मोबाइल फ़ोन टेलीविज़न, ये सब आपके आसपास अवेलेबल है। हर सीज़न नए नए मॉडल आते रहते हैं गाड़ियों के हमारे इंडियन रोड में। जबकि पुराने ज़माने में अगर आप मूवीज़ को उठा लीजिए या कुछ भी, आप देखेंगे ये एम्बेसडर है और ये फिएट कार है। दिखने में सिमिलर जैसी हैं, थोड़ा अलग है। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। तो पहले हमारे यहाँ यही गाड़ियाँ चलती थी, जो आज आप सड़कों पे मर्सिडीज़, ऑडी और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स देखते हैं, पहले इस तरीके से अवेलेबल नहीं था। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें देखेंगे। टुडे इंडियन आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन सीन फॉर मैनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट टू टेलीविजन। यानी ज़रूरी नहीं है सिर्फ गाड़ियों की बात हो रही है कि हम एम्बेसडर से लैम्बोर्गिनी या फिर टेस्ला, जब जैसे कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो गई है, आप कोई शर्ट से रिलेटेड ब्रांड हो, टेलीविज़न हो या फिर सेलफोन उठा लीजिए, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस हो सकते हैं, या फिर जैसे मैकडी, डोमिनोज, ये सब चीज़ें हैं। सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज़ रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिना। रीसेंट का मतलब कल परसों नहीं आई है, ये हम 30 से 35 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 35 साल पहले हुए बदलावों की। यू वुडेंट हैव फाइंड सच अ वाइड वैरायटी इन इंडियन मार्केट इवन 2 डिकेड। ये 2 यहाँ पे इसलिए लिखा रह गया क्योंकि आपकी बुक अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, बुक में भी अगर 2 दिखे तो वहाँ पे आप काट के 3 लिख लीजिएगा। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये बदलाव हम कैसे समझेंगे? व्हाट आर द फैक्टर दैट ब्रिंगिंग? ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं? एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल? यानी ये हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट कर रही है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी कंपनी हो सकता है किसी एक देश की हो, लेकिन वो सामान किसी दूसरे देश में बनाती हो, इसके बेसिस पे। अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। अच्छा, 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सेंचुरी हमेशा एक पहले चलती है। जैसे अभी 2026 है, तो इसको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2026, तो इसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का यहाँ मतलब है साल 1900 से लेके 1999। ठीक है, हमें 20th का मतलब 2000 के बारी लगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो मिडिल का मतलब क्या है? 1950 के आसपास प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। वॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्री वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी उस समय तक यही सब चीज़ें बॉर्डर्स क्रॉस करती थी। मतलब एक देश से दूसरे देश जाता क्या था? या तो मटेरियल जाता था, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। Colonies such as India exported raw material and foodstuff and important finished good. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large MNCs emerges on the scene. MNC क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्शन को मैनेज करती हो मोर देन वन नेशन में। ठीक है, ओन और कंट्रोल। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि एमएनसी का डेफिनेशन। MNC set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources। यानी जैसे कोई भी कंपनी ले लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, यूट्यूब है, ये तो चलिए कि अपने अलग अलग देशों में ऑपरेट होने वाले के एग्जाम्पल के रूप में बढ़िया है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट अगर अपने लिए इंजीनियर इंडिया से हायर करता है और यहीं पे अपने प्रोडक्शन को लोकलाइज रखता है, तो उसे कम सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन उसी अगर इंजीनियर को वो यूएसए में बुलाएगा और वहाँ पे काम करवाएगा, तो उसे वहाँ ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, बड़ी बड़ी एमएनसीज अपनी कंपनियों के काम को दूसरे देशों में खोलती हैं, जहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिल जाए, रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए। इसीलिए चाइना एक तरीके से समझिए ज़्यादा डेवलप कर गया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें बड़े लेवल पे किया और अपने यहाँ पे हर चीज़, चीप लेबर भी करके दिखाया और बाकी रिसोर्सेज भी। दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहेगा एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। The MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally। यानी बस ये वस्तुओं को बेच नहीं रहे, बनाया भी जा रहा है ग्लोबली लेवल पे। जैसे आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, पूरी दुनिया में बिक रहा है आज की डेट में। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब।
जैसे आईफोन का एग्जांपल जो मैंने दिया कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या हर चिपसेट उसका इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है? नहीं। कुछ चीज़ें होंगी जो ताइवान से आ रही होंगी, कुछ चाइना से आ रही होंगी और मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है, ठीक है। इन द एग्जाम्पल, यहाँ पे बुक में आप देखेंगे तो चाइना का एक एग्जांपल दे रखा है कि चाइना कैसे चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के रूप में अपने आप को प्रूव किया और आज वो ग्रो कर गए। Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the market in the US and Europe। यानी चाइना में जैसे सामान बना, कुछ चीज़ें जाके असेंबल हुई मैक्सिको में, तो वहाँ से यूएस क्लोज होने की वजह से वहाँ पे उनको सस्ता पड़ जाएगा ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो यहाँ पे इस तरीके का एग्जांपल दे रखा है। एग्जाम में इस टॉपिक पे नहीं आने वाला। एग्जाम में जो टॉपिक यहाँ से आएगा एमएनसी क्या है, यानी एमएनसी का डेफिनेशन, ठीक है, बस। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर। हमारे पास काफ़ी स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का। इट हैज़ ऑल्सो एजुकेटेड। हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत ज़माने से पढ़ रहे हैं, वैसे तो अंग्रेज आए अंग्रेजी दे के चले गए, तो हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज दे सकता है लोगों को। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसीज। The advantage of spreading out production across the border to the multinational can be truly immense। यानी उनको बहुत फ़ायदा है। जैसे कोई आप एक लेबर को हायर करते हैं किसी यूरोप या फिर यूएस वाले नेशन में, वहाँ पे अगर उसको 25 से 40 डॉलर प्रति घंटा देना पड़ता है, वहीं पे इंडिया में सोचिए $1.5 में काम हो जा रहा है। तो कितना गुना मतलब बचत है उनके लिए। खास करके बीपीओ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा सेविंग है उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Interlinking production across countries। In general, MNC set up production where close to market। सिंपल सी बात है, जहाँ मार्केट पास में होगी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्चा आएगा और सामान जल्दी मार्केट में जाएगा, जल्दी बिकेगा और आप जल्दी जल्दी बेनिफिट निकालेंगे। Where there is skilled and unskilled labor available at low cost and where there is availability of other factor of production is assured। In addition, MNC might look for government policies that look after their interest। यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश है कि एमएनसी वहीं पे फैक्ट्री लगाने की कोशिश करती है या उन्हीं देशों में जहाँ एक तो आसपास उनको अपना कस्टमर भी मिल जाए, दूसरा रॉ मटेरियल वगैरह सस्ते में मिल जाए। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production। अब यहाँ से जो ये लाइन है इसको याद कर लेना है। मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी द्वारा किया जाता है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट वेट, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। अच्छा, बुक में दिया नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की हम कैटेगराइज कर सकते हैं अभी आपके हिसाब से या आपके लेवल पे। एक तो एफडीआई, दूसरा है एफपीआई या फिर एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब भी कंपनियां कोई मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर कोई बड़े लेवल पे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। लेकिन जो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है एफआईआई, स्टॉक मार्केट में भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए यूएस की कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी या फिर कोई कंपनी है, वो इंडिया के किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तब भी तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, तो उसको हम एफआईआई मानते हैं। और जब भी कोई कंपनी बनाया जाता है, जैसे एप्पल ने मान लीजिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खोल दिया है, या फिर सैमसंग बेस्ट एग्जांपल लीजिए, दिल्ली के ही पास में नोएडा में उन्होंने अपना फैक्ट्री खोल रखा है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसे हम एफडीआई का रूप देंगे, ठीक है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाता है क्योंकि तुरंत आप फैक्ट्री बेच के भागोगे नहीं। एफआईआई जो है वो शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, अगले दिन शेयर बेच के निकल लो। At times, MNC set up production jointly with some of local companies of these countries। Benefit of the local company such टू फोल्ड हो सकता है। स्टार बना लीजिए यहाँ पे। यहाँ से भी एग्जाम में आ जाता है कई बारी कि अगर किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर दे कोई एमएनसी, तो लोकल कंपनी का क्या बेनिफिट है, ठीक है। वैसे वैसा हो सकता है, लिखने का टैलेंट आपका होगा, ठीक है। तो अब क्यों एमएनसी आएगी किसी लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करेगी, अभी मैं आपको एक अलग एग्जांपल दे दूंगा जिससे याद हो जाएगा। First, MNC can provide money for additional investment like buying new machine for the faster production। Second, MNC might bring them latest technology for the production। लेटेस्ट से आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपने किसी देश में जाके निवेश करना है, ठीक है। आप इंडिया से उठे, आप गए यूएस से, आप सोच के गए हो कि चलो ठीक है मैं 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वहाँ एक कंपनी चालू करूँगा। तो आप वहाँ गए, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने ज़मीन पे फिर फैक्ट्री बनाना चालू किया, फैक्ट्री बन के तैयार हो रही है, फिर धीरे धीरे आपने प्रोडक्शन चालू करने की सोच रहे हैं, फिर वहाँ पे कागजी कार्रवाई चल रही है। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका 3-4 साल बाद, यानी 4 साल बाद जाके आपका प्रोडक्शन चालू होगा और तब आप कुछ कमाएंगे। यानी
आपका पैसा 4 साल तक सिर्फ इन्वेस्ट ही हो रहा है फैक्ट्री खड़ी करने करने में ही। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा सबसे बढ़िया क्या है, वहां गए किसी लोकल कंपनी से टाई अप किया, उनको बोला ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, आप मतलब हमारे दिए हुए पैसे से आप नई नई मशीनें खरीदिए, और इससे क्या होगा, आपका भी प्रोडक्शन बेहतर होगा और हमारा माल अगले दिन ही मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। समझ में आया? यानी जहां पर आपको कई दिनों का वेट करना पड़ता, फैक्ट्री लगाते मशीनरी लगाते तब प्रोडक्शन करते, वहीं पे पहले दिन से ही आप मनी इन्वेस्ट करके सीधा आपका प्रोडक्ट चालू, और साइड बाय साइड फैक्ट्री बनाते रहिए। यानी किसी लोकल कंपनी का भी एग्जांपल लीजिए कि इंडिया की कोई लोकल कंपनी है और विदेशी कंपनी ने आकर उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, तो उसके लिए कितना तगड़ा फायदा है। तो वही टू फोल्ड फायदा उस लोकल कंपनी के हिसाब से आप सोचिए कि आपकी कोई पर्सनल कंपनी थी इंडिया में, और अब विदेशी कंपनी ने आके आपको पैसा दिया, तो आपने अब नई मशीनें खरीद ली, उसका भी माल मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपका भी। दूसरा, क्योंकि हो सकता है कोई विदेशी कंपनी आई हो, उसके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, जो चीज़ आप बना रहे थे, हो सकता है कोई मेडिसिन हो या फिर कोई आप टेक्नोलॉजिकल फ़ोन वगैरह या कोई भी चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे कॉमन रूट क्या होता है एमएनसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इज टू बाई अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। सबसे बेस्ट तरीका है। 500 करोड़ लेके कोई कंपनी विदेश से इंडिया में आई बिजनेस खोलने के लिए, सबसे बढ़िया क्या है, कोई कंपनी ढूंढा जिसका टोटल एसेट ही 100 करोड़ के आसपास है, उसके पास गए, बोला भाई साहब हम आपको 150 करोड़ देंगे, आप अपनी कंपनी हमें बेच दीजिए। यानी डे वन से ही आपके पास फैक्ट्री भी हो गई, लेबर भी है, मैनेजर भी है, सब कुछ है, और आपका काम चालू हो जाएगा। MNC with huge wealth can quite easily do so. To take example, यहाँ कारगिल फूड का एक एग्जाम्पल है। एक अमेरिकन MNC है, हैज़ bought over smaller Indian companies such as पराग फूड। पराग फूड का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया में, जो और इसका एक ब्रांड वैल्यू भी थी। ऑल्सो पराग फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, जिसका कंट्रोल अब शिफ्ट किसके पास हो गया, कारगिल। कारगिल इज नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। अगर आप कारगिल वालों का देखेंगे तो लगभग 180 प्लस बिलियन डॉलर का नेट वर्थ है इन लोगों का ओवरऑल में। और सबसे कमाल की बात है कि 90% एसेट को ये लोग पर्सनली खुद ओन करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट और इन सब में नहीं है, तो अपने आप में बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये केस पढ़ना चाहेंगे तो देखिएगा ऑनलाइन, मतलब कारगिल फूड कौन है कंपनी मतलब। In fact, many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. With such enormous wealth, imagine the power of, बिल्कुल सही बात है, कोई MNC आप उठा लीजिए, चाहे उसमें आप गूगल का नाम ले लीजिए, जैसे मांग कंपनी बोलते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, एप्पल उठा लीजिए, या फिर फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर हमारे इंडियन कंपनीज में जैसे टाटा का एग्जांपल ले लीजिए। इन कंपनियों का टोटल जो अपना बजट है वो पाकिस्तान जैसे देशों से भी बड़ा है। पाकिस्तान का सोचिए टोटल बजट जितना होगा, उससे ज़्यादा तो इन कंपनियों के अपने नेटवर्थ है। तो ऐसी कंपनियों का पावर सोचिए कितना तगड़ा होगा। There is another way in which MNC control production. Large MNC in developed countries place order for production with a small producer. Garment, footwear, sport बढ़िया एग्जाम्पल है इसी चीज़ के। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूएस से कोई कंपनी आई, इंडिया के किसी प्रोड्यूसर को बोला कि आप मेरा माल प्रोड्यूस करो, मेरा बस टैग वैग लगा के तैयार कर देना, और क्वालिटी के ऊपर थोड़ा दबाव डाल के रखते हैं बस वो। The products are supplied to MNC, which then they sell under their own brand name to the customer. These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for the distance producer. ठीक है, तो वो यहाँ से माल बना के ले जाएंगे। जैसे 7th 8th के बुक में आपने शर्ट इन द मार्केट पढ़ा होगा कि इंडिया में शर्ट बनाते हैं 400 500 का, और अपने यहाँ ले जाके बेचते हैं 4 4 हज़ार का। Thus, we see that there are a variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supply, by closely competing with the local companies or buying them up. MNC are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked. ठीक है, चाहे कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, यूएसए की मार्केट आज इंडिया से अच्छे से इंटरलिंक्ड है। या फिर चाइना की एग्जांपल ले लीजिए, चाइना की मार्केट और इंडिया की मार्केट, चाइना में जो भी प्रोडक्शन होता हो वो आज हमारी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हमारी मार्केट क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से।
Foreign trade and integration of market. For a long time, foreign trade had been the main channel connecting countries. In history, you would have read that trade route connected India and South Asia to market both in the east and west, and the extensive trade took place along these route. Also, you would remember that trading interest यही था जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियों को जो इंडिया में लेके आया. व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड में बेसिक चीज है क्या. सिंपली समझने के लिए, फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है एक अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. यानी आप कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इंडिया में रहते हुए जो मार्केट आपसे आज दूर है वहां के लिए भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो. मार्केट ऑफ दियर ओन कंट्रीज. प्रोड्यूसर कैन सेल दियर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन द मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. यानी आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करके हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जैसे किसी देश में, या फिर रशिया में, या फिर अफ्रीका के किसी कंट्री में भी अपना माल बेच सकते हैं और वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर को compete कर सकते हैं. Similarly, for the buyer, import of good produced in another country is one way of expanding the choice of good beyond what is domestically produced. यानी अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई चीज़ बना रहा है और इंडिया से कोई नया माल आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो अपने लोकल प्रोड्यूसर से खरीदे या फिर विदेश से. जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, तो आपकी मर्जी है कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या फिर इंडियन प्रोडक्ट. In general, with the opening of trade, good travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. Price of similar good in two market tend to become equal. यानी चाहे इंडियन मार्केट हो या चाइनीज मार्केट हो, लगभग मार्केट में प्राइसेस सेम जैसे हो जाते हैं. And producer in the two countries now closely compete against each other even though they have separated of thousands of miles. Foreign trade thus result in connecting the market of integration of market. फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री. यानी फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, दो अलग अलग देशों की जो मार्केट है वो आपस में अब एक तरीके से इंटरलिंक हो गई हैं. चाहे चाइना से आने वाला सामान इंडिया को हो, या फिर इंडिया से जाने वाला सामान यूरोपियन मार्केट के लिए हो, या फिर यूएसए वाले मार्केट के लिए. ठीक है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन है क्या. In the past 2 to 3 decades, more and more MNC have been looking for location around the world जहाँ से उनको cheap production हो जाए. Foreign investment by MNC in these countries have been rising. At the same time, foreign trade between countries have been rising rapidly. जैसे इंडिया चाइना का व्यापार आप अगर 1990s में उठा के देखेंगे, हो सकता है बहुत कम दिखेगा आपको, लेकिन वही आज 2026 में आप उठा के देखेंगे, हो सकता है आपको $150 बिलियन देखने को मिलेगा. ठीक है. तो इतना ज़्यादा राइज है फॉरेन ट्रेड का. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसी. फॉर इंस्टेंस, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर इंडिया. यानी फोर्ड मोटर का आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि फोर्ड मोटर इंडियन मार्केट के लिए केवल नहीं मैन्युफैक्चर कर रही है, वो दूसरे देशों में भी सामान को बेचती है. लाइक वाइज एक्टिविटीज ऑफ द मोस्ट एमएनसी इन्वॉल्व सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज. The result of greater foreign investment and greater foreign trade had been greater integration of production and market across countries. Globalization is the process of rapid integration और interconnection. ये स्टार मार्क कर लीजिएगा. यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक तरीके का इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन है. किसका, कई अलग अलग देशों का. MNC are playing major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. यानी केवल वस्तुएं ही नहीं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट या फिर टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देशों में आज आ पा रहा है. मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर अ फ्यू डिकेड बैक. यानी आज आप 2026 में जो आप इंडिया और चाइना का या इंडिया या यूएस का या फिर इंडिया रशिया का रिलेशन देख रहे हैं, वहीं पे आज से आप बस 50-60 साल पहले चले जाइए, तो इन दोनों देशों में या फिर इन सभी देशों का जो इंटरकनेक्शन था वो बहुत कम था. विद द कमिंग ऑफ आईटी और जिस तरीके से हम फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आज हमारा इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गया है ड्यू टू, चाहे वो आप हवाई यात्रा बोल लीजिए या फिर बाकी जरिए से, तो हम आज कई देशों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं, वस्तुएं जल्दी आ जा पा रही हैं. तो यही है आपका ग्लोबलाइजेशन. Besides the movement of goods, services, investment, and technology, there is one more way in which countries can be connected. This is through the movement of people. यानी लोगों के आने जाने से between countries. People usually move from one country to another in search of better income, better job, better education. In the past few decades, there has not been much increase in the movement of people between countries. कई रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब कई देशों के बीच में, जैसे यूएसए ने रिसेंट में, अगर आप
2026 के पहले का एग्जांपल देखेंगे तो यूएसए ने कोशिश किया है कई देशों से लोग ना आ पाए, जैसे इंडिया से आने वाले लेबर के ऊपर उन्होंने 100,000 डॉलर का वो चार्ज लगा दिया कि बोला कि कोई आता है यहाँ से तो ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो एक तरीके का बैरियर लगा के रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है। तो अब मूवमेंट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मूवमेंट ऑफ पीपल आज भी जारी है एक देश से दूसरे देशों में। जैसे एक नया ट्रेंड ये है कि लोग फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो कई देश हैं जो इसी चीज़ को अपने यहाँ अट्रैक्शन बना के चलते हैं। चाहे आप कनाडा उठा लीजिए, कई बिलियन डॉलर का वो लोग कमाई करते हैं सिर्फ इसी चीज़ से। यूएसए में भी काफ़ी कमाई होती है इन लोगों की जब बाहर से बच्चे इनके यहाँ पे पढ़ने आते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी उनमें से एक फैक्टर है। Rapid improvement in technology has been one of the major factors stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in the transportation technology. This had made much faster delivery of goods. वही जो मैं कहता हूँ लोगों का आना जाना हो या फिर वस्तुओं का, कि काफ़ी बदलाव आ चुका है पिछले 50 सालों में ही। Even more remarkable have been development in the information and communication IT फील्ड में होने वाले बदलाव की बात हो रही है। In recent time, technology in the areas of telecommunication, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स, अब लोग एक दूसरे से हम कनेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल चाहिए तुरंत कर लीजिए। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, दिस हैड बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज। एज यू वुड be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. यानी किसी भी जानकारी को जो आप चाहते हैं इंटरनेट से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे हम बोलते हैं, या फिर वॉइस मेल। एक्चुअली ये सब बातें यहाँ इस तरीके से इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि आपका बुक जो है वो 2006 के आसपास लिखी गई थी इनिशियली। ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए हैं, बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे चेंजेस हुए हैं और सिलेबस कटता रहा समय के साथ। तो इसलिए यहाँ पे 2 डिकेड और ये इस तरीके से ईमेल और वॉइस मेल की बात हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि अब तो व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हो गई हैं, क्योंकि 2006 के 10 साल बाद जियो जैसी कंपनियाँ आई जब इंटरनेट का और बढ़िया चलन हो गया, और उसके अगले 10 साल बाद आज आप पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं इन पिछले कुछ सालों में। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्स ऑन इंपोर्ट। यहाँ पे मैंने टॉपिक को थोड़ा कट किया है ताकि आप इजीली समझ पाएँ जो मेन चीज़ है। पहला चीज़ यहाँ से एग्जाम में आता है ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है? कोई भी देश से जब आपके यहाँ सामान आता है तो हम उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगाते हैं। टैक्स इतना लगा दो कि उस देश से सामान ना पाए। जैसे करंटली 2025 में यूएसए ने हमारे ऊपर काफ़ी लगभग 50% के आसपास ट्रेड बैरियर लगाने की कोशिश की है, जिससे वहाँ के लोगों को इंडिया का सामान खरीदना महंगा पड़े और खरीदना वो कम कर दे ऑटोमेटिकली। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ईच शुड कम इन कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड टू पुट बैरियर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पे ट्रेड बैरियर लगाए गए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा ना आए। ये इसलिए किया गया ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर, जो उस वक्त नए नए कंपनियां खुल रही होंगी, जो नए नए लोग बिजनेस डाल रहे होंगे अपना इंडिया में, तो उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950 एंड 60s एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट दैट स्टेज would not have allowed these industries to come up. Thus, India allowed import of only essential items such as machinery, fertilizer, petroleum. ऐसी चीज़ों का ही import सिर्फ हमने अलाउ किया आज़ादी के समय। ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे बीतते समय के साथ साथ गवर्नमेंट को समझ में आने लग गया कि हमें इंडियन मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसी के बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई। Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producer थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। यानी हर कंट्री कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि अपने प्रोड्यूसर को हम प्रोटेक्ट करें। तो अब होता क्या है? देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन बीतते समय के साथ साथ दुनिया जिस रफ्तार से आगे जा रही थी, हमारे यहाँ उस रफ्तार से इंक्रीज नहीं हो रहा था, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो या कुछ भी। तो एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन है क्या और इंडिया में कब हुआ और हमें करना क्यों पड़ा, वो चीज़ हम समझते हैं। बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। कब हटाया गया ये बैरियर? 1991 में, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है।
This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. यानी साल 1991 के बाद ही ये बदलाव आया है हमारे इंडिया में, जो आज आप देख पा रहे हैं कि मैकडी, डोमिनोज जो आज आप देख पाते हैं ना, वो इसके बाद ही हुआ है। ये हो पाया है इन दो लोगों की वजह से। हो सकता है आप इनको फिर भी पहचान पा रहे हो, जो हमारे प्रधानमंत्री थे सन 2004 से लेकर 14 तक, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये हैं पीवी नरसिम्हा राव, 1991 के समय जो हमारे पीएम थे, ठीक है। तो ये मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये पीएम थे। तो इन दोनों लोगों के विजन की वजह से कह लीजिए हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी फ्रॉम 1947 इटसेल्फ कि कोई विदेशी कंपनियां ज़्यादा इंडियन मार्केट में एंट्री ना ले पाएँ, उसको ख़त्म किया गया। उसी चीज़ को लिबरलाइजेशन कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ, हो सकता है इसके आगे वाला टॉपिक आपका कटा हुआ हो, खास करके डब्ल्यूटीओ वाला। तो अगर नहीं आ रहा एग्जाम में तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, और ये वाला टॉपिक क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आएगा तो यहाँ देख लेना भी। We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by very powerful international organization. These organizations say that all barrier to foreign trade and investment are harmful. यानी WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि जो भी हम लिबरलाइजेशन के खिलाफ जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे वो ट्रेड बैरियर हो या फिर दूसरे देशों से सामान ना आ पाना, ये देश के लिए ख़राब है। तो हमें ऐसे बैरियर नहीं रखने चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में ये है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कई बार जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, इसको आप सुनेंगे कि एक देश दूसरे देश के साथ एफटीए साइन करता है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो सामान है वो बहुत मिनिमम टैक्स के साथ आएगा जाएगा, ठीक है। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, यानी डब्ल्यूटीओ कहता है कि दुनिया के सभी देशों को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करें। लिबरल मतलब होता है फ्री, यानी कम से कम टैक्सेस लगाए जाए। लेकिन यहीं पे नुकसान कहाँ होता है अभी समझा देता हूँ। डब्ल्यूटीओ इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो लिबरलाइजेशन पे बात करती है। एक यहाँ पे आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि यूएसए का किसान को यूएस के कंट्री मतलब यूएस जैसा देश क्या करता है, अपने किसानों को बहुत ज़्यादा आगे से पैसा देता है खेती वगैरह करने के लिए। तो जो उनका प्रोड्यूस है एक तरीके से बहुत सस्ता है उनके लिए, तो थोड़ा सा भी दाम बढ़ा के बेचेंगे तो उनका फ़ायदा तो तब भी निकल गया। लेकिन वही सामान जब किसी दूसरे देश में जाएगा बिकने के लिए, तो वहाँ के प्रोड्यूसर या फिर वहाँ के सेलर के लिए बहुत तगड़ा नुकसान दे सकता है, ठीक है। इसलिए डब्ल्यूटीओ अपनी जगह सही होगा कि बैरियर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये नुकसान का सौदा हो सकता है उस दूसरे देश के लिए जहाँ पे नया नया ही वो देश या तो आज़ाद हुआ हो, या फिर उनके पास वो बेनिफिट नहीं है, या फिर उतना उनका बजट नहीं है, या फिर उनकी गवर्नमेंट उनको उतना हेल्प नहीं करती है, तो ठीक है। अब ये टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी ग्लोबलाइजेशन से हमारे को क्या फ़ायदा मिला है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर। चाहे किसी का कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, कंज्यूमर के लिए बड़ा फ़ायदा रहा है। क्यों? पर्टिकुलरली वेल ऑफ वाले के लिए देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस, यानी अब लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस ऑफ गुड्स हैं, वो अलग अलग तरीके के वस्तुओं को खरीद के इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ है। तो अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, यानी अगर प्रोड्यूसर और वर्कर्स की बात करें तो सबको मतलब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उतना बराबर तरीके से नहीं पहुंचा है। तो अब फ़ायदे की बात करते हैं। तो दो फ़ायदा बुक में डिस्कस किया गया, वही हम देखेंगे। पहला फ़ायदा क्या है? एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इंडिया उनके लिए बेनिफिशियल रहा है। एमएनसी हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्री सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरिया। तो यानी इन सभी फील्ड्स में कहीं ना कहीं एमएनसीज ने इन्वेस्ट किया है, जिनको जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। चाहे वो कोका कोला जैसी कंपनी हो, आईफोन, सैमसंग या इस तरह की कोई भी टेलीफोनिक वाली कंपनियां हो, या फिर कार मैन्युफैक्चरर्स हो, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट क्या है? सेवरल ऑफ टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन, यानी बढ़ते इस कंपटीशन की वजह से उनको भी फायदा हुआ है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, यानी इनडायरेक्टली ही सही उनके ऊपर जब प्रेशर आया कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, तो उन्होंने नए टेक्नोलॉजीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे उनका प्रोडक्शन मेथड कह लीजिए और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड दोनों ही रेज हुआ है। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज, यानी कुछ लोगों ने विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके भी उनका काफ़ी फायदा हुआ है।
ऐसे ही कंपनीज या कंपटीशन की वजह से हमारी कई कंपनियां आज मल्टीनेशनल हो गई हैं। चाहे उनमें टाटा उठा लीजिए, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर जो कि नट बोल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक लास्ट चीज जो आपकी आ जाती है वो है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर एग्जाम में ये आता है टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये भी टॉपिक आपका कटा हुआ है, लेकिन अगर आ जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये होता क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार अपने किसी मतलब किसी भी राज्य के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अलग अलग प्लॉट्स में कट करेगी, वहाँ पे रोड बनाएगी, आपको प्रॉपर नालियाँ डेवलप करके दे देगी, बिजली की सुविधा देगी, कोशिश करेगी कि पास में रेलवे लाइन भी हो जिससे वहाँ तक माल का आना और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट का जाना दोनों पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और टैक्स में भी छूट देती है ताकि विदेशी कंपनी हो या फिर कोई लोकल बड़ा बिजनेसमैन हो, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कंट्रीज में इंक्रीज होती है और लोगों को जॉब भी मिलती है, और वो जिस एरिया में ये सब किया जा रहा है उस इकोनॉमिक जोन का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो SEZ एक लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर में इतना ही है जो आपके एग्जाम में आना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।